Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5 August 2025. 5 अगस्त 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज 10 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, लाइक अपना बनाए रखें क्योंकि उस ऑब्वियस सी बात है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकॉन फेल आइकॉन जो दबाना है बिल्कुल दबा देना है क्योंकि अब नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आज के कौन से वो 10 बेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कुछ कंटेंट आपको बताऊंगा। जैसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, विच कंट्री बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2025? ऑप्शंस आर थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूक्रेन और बुल्गारिया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडोनेशिया। बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने सही बोला होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं, इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन जनवरी 2025। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन बोथ मेन एंड वुमेन टाइटल? किस कंट्री को इंडिया ने मेन और वुमेन दोनों के फाइनल में हराया इन ऑर्डर टू विन द खो खो वर्ल्ड कप, फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप? तो ऑप्शंस आर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इमोशनल होके पाकिस्तान मत कर देना। द करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद रेड सी? रेड सी के साथ कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है? ऑप्शंस आर इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, यमन। अगर आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि इथियोपिया आप सबको पता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इथियोपिया तो नहीं ही करेगा रेड सी को टच, तो सेकंड वाला एलिमिनेट करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1B। ए विल बी द आंसर फॉर दिस। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें एलिमिनेशन हो जाए बहुत ईजिली, है ना, ऐसे वाले तो देता ही है। तो करेक्ट आंसर विल बी 5 कंट्रीज टच करती हैं रेड सी के बॉर्डर को। उन 5 कंट्रीज के नाम है इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, सऊदी अरेबिया, यमन। एक और बात आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक्चुअली एरित्रिया जो है इथियोपिया से ही अलग हुआ है 1993 में, है ना, इंडिपेंडेंस उसको मिला था एरित्रिया को। तो एरित्रिया जब तक इथियोपिया का पार्ट था तब तक तो इथियोपिया टच करता था रेड सी को, लेकिन एरित्रिया के अलग होने के बाद से अब एरित्रिया टच करता है, इथियोपिया टच नहीं करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, आज के न्यूज़ एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ टैरिफ्स की बात चल रही है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए। वही कंसेप्ट बताने की कोशिश की ऑथर ने कि टैरिफ्स कौन बियर करता है, कैसे इसका इम्पैक्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टैरिफ्स आर पेड बाय द इम्पोर्टर्स इन द यूएस, जैसा कि लिखा है ना, इम्पोर्टर्स इन द यूएस। मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ पे फिर बताता हूँ। जैसे मान लो इंडिया ने कोई प्रोडक्ट भेजा 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का प्रोडक्ट भेजा। अब वहाँ पे 100 रुपये में ही खरीदी होनी चाहिए थी, बट चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है, तो अब इसकी 100 रुपये की जगह प्राइस कितनी हो जाएगी, 125 रुपये हो जाएगी। तो वहाँ के इम्पोर्टर को 125 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो इम्पोर्टर बियर कर रहा है ना, तो ये नुकसान कैसे होगा? अब देखो, बाकी प्रोडक्ट्स तो वहाँ के यूएस के जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो 100 रुपये के आसपास होंगे जितने में इंडिया ने बनाया है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट अब वहाँ 125 रुपये का मिलेगा, क्योंकि भाई जितने में इम्पोर्टर खरीदेगा उससे सस्ते में तो नहीं बेच सकता, तो 125 रुपये या 125 से ज़्यादा में बेचेगा। तो वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे तो वहाँ का इम्पोर्टर इंडिया के प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ द टैरिफ्स वर्क। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस करें फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सेकंड न्यूज़ है, लार्जेस्ट एशियन टॉर्टराइज बैक इन नागालैंड कम्युनिटी रिजर्व। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक स्पीशीज़ के बारे में मेंशन्ड है, एशियन जायंट टॉर्टराइज। याद रखिएगा, एशियन जायंट टॉर्टराइज विच इज़ लार्जेस्ट इन द मेनलैंड एशिया। एशियन जायंट टॉर्टराइज एशिया में तो सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट एशियन टॉर्टराइज है ये, एंड इट हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द झेलियांग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड पेरेन। तो नागालैंड में एक जगह है पेरेन, वहाँ पे झेलियांग कम्युनिटी रिजर्व है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो झेलियांग की एक आप तो लोकेशन भी याद रखिएगा। दूसरा, एशियन टॉर्टराइज के बारे में बता दूं, एशियन जायंट टॉर्टराइज का मनूरिया एमिस नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है मनूरिया एमिस। It is the largest tortoise species in mainland Asia and it's considered as one of the most primitive और oldest tortoise lineages in the world. Physical appearance की बात करें तो लगभग it can reach up to 61 centimeter in shell length and weight up to 35 kg, 35 किलो तक का इसका वेट हो सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा डाइट की अगर हम बात करें तो प्राइमरीली हर्बीवोरस है, प्राइमरीली हर्बीवोरस, फीडिंग ऑन ग्रीन वेजिटेशन, मशरूम्स एंड बैम्बू शूट्स। ठीक है ना, बट दे हैव बीन ऑब्जर्व टू ईट फंजाई वेरियस, ये फंजाई स्नेल्स है ना,
ये सब भी ये खा लेते हैं, इसलिए बट प्राइमरली दे आर हर्बीवोरस, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नेस्टिंग में इनका एक यूनिक बिहेवियर देखा गया है। द फीमेल एशियन जायंट टॉर्टोइज बिल्ड्स एन अबव ग्राउंड नेस्ट आउट ऑफ लीफ लिटर टू ले हर एग्स एंड शी विल गार्ड द नेस्ट विच कैन कंटेन अप टू 50 एग्स। ठीक है, तो इनका थोड़ा है कि लिटर के ऊपर बनाते हैं, फीमेल जायंट टॉर्टोइज बिल्ड करती है अबव ग्राउंड नेस्ट आउट ऑफ लीफ लिटर, है ना, पत्तियों से उससे बनाते हैं एग ले करने के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब चूंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड टॉर्टोइज की बात चल रही थी, तो कुछ और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो टॉर्टोइज के नाम बता दूं। प्लोशेयर टॉर्टोइज एस्ट्रोचेलिस निफोरा जिसको बोलते हैं, जो मडागास्कर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन यांगजे जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल रफेटस स्वनहोई इसका नाम है साइंटिफिक नेम, चाइना वियतनाम में पाए जाते हैं। देन जियोमेट्रिक टॉर्टोइज भी होता है, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में जियोमेट्रिक टॉर्टोइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बर्मीज स्टार टॉर्टोइज, याद रखिएगा, जियोचेलॉन प्लेटिनोटा, ये म्यांमार में पाया जाता है। बर्मीज स्टार टॉर्टोइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेडिएटेड टॉर्टोइज, ये भी आपका एस्ट्रोचेलिस रेडिएटस मेडागास्कर में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज स्पीशीज एज वेल। इनके भी नाम आप नोट कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हालांकि एडिटोरियल पार्ट पहले आ गया है, चलो मैं बता देता हूँ एडिटोरियल आपको पहले। ये है द मिसिंग लिंक इन इंडियाज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये आर्टिकल जो है बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का काफ़ी ज़्यादा चलन बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि चलन बढ़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और ईवी बूम इन सब के बाद, तो आपको पता है बैटरीज भी बढ़ेंगी, लिथियम बैटरी प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगी। इंडिया का टारगेट है नेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाय नेट जीरो टू 2070 तक होना है। तो इसके लिए ऑथर ने कहा कि लिथियम बैटरी वेस्ट चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज उभर के सामने आएगा। अगर हम देखें तो इंडिया यूज्ड लगभग 4 गीगावाट आवर्स ऑफ लिथियम बैटरीज इन 2023। 2035 तक इट कैन यूज अप टू 139 गीगावाट आवर्स, है ना, लगभग 139 गीगावाट आवर बैटरी हम यूज़ करने वाले हैं। अब बैटरी यूज़ होगी फॉर स्टोरिंग सोलार एंड विंड एनर्जी एज वेल। ईवी बस में नहीं होती है, सोलार और विंड एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए बैटरी लगती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर लिथियम बैटरीज प्रॉपरली रिसाइकल नहीं हुई, देन दे कैन लीक हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड वाटर। इफ द lithium batteries are not properly recycled, then they can leak harmful chemicals into soil and water। ठीक है, 2022 में लगभग 7 लाख टन ऑफ ई वेस्ट केम फ्रॉम लिथियम बैटरीज। 2022 का आंकड़ा है, 7 लाख टन ई वेस्ट जो है वो केवल लिथियम बैटरीज से है। एंड इफ वी डोंट मैनेज दिस वेस्ट प्रॉपरली, द एनवायरमेंट एंड हेल्थ रिस्क विल राइज शार्पली। ऑथर ने क्या कह रहे हैं, इसको अच्छे से नहीं मैनेज किया तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाएंगे। अब गवर्नमेंट का सोल्यूशन क्या था? गवर्नमेंट का सोल्यूशन ये था कि 2022 में इंडिया लेकर के आया बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, BWMR जिनको कहते हैं। अगेन उसका की कंपोनेंट था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि कंपनीज that make or sell batteries must collect and recycle the waste. Since they don't have recycling facilities, they pay recyclers to do the job. अब मान लो हर कंपनी के पास तो रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं होगी, तो रिसाइकलर्स होते हैं, उन रिसाइकलर्स को पे करते हैं फॉर डूइंग द रिसाइकलिंग वर्क। इन रिसाइकलर्स को एक मिनिमम पेमेंट की जाती है जिसको बोलते हैं EPR फ्लोर प्राइस। ठीक है ना, इसको रिसाइकलर्स ही फिक्स करते हैं, EPR फ्लोर प्राइस, एंड इट्स अ मिनिमम पेमेंट विच इज पेड, है ना। अब EPR फ्लोर प्राइस क्यों एक इम्पॉर्टेंट डील है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, रिसाइकलिंग करना इतना आसान तो है नहीं, रिसाइकलिंग करना इतना सस्ता भी नहीं है, इट्स अ एक्सपेंसिव जॉब। तो हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है, ट्रेंड वर्कर्स लगते हैं, सेफ ट्रांसपोर्ट लगता है, एंड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड लगता है। ठीक है, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत अमाउंट खर्चा करनी पड़ती है, रिसाइकलर को भी बहुत अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, इसलिए ये EPR फ्लोर प्राइस का कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है ना, जैसे कि ताकि, और कई बार लिथियम बैटरीज में बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तो इनको भी निकालना एक प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली बात है, दीज आर द थिंग्स। लेकिन दिक्कत है कि करंटली जो फ्लोर प्राइस है, EPR फ्लोर प्राइस है ये वेस्ट रिसाइकलिंग की, ये बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है। अगर मैं बात करूं UK की, तो वहाँ पे 600 रुपये पर किलोग्राम ऑफ वेस्ट है, तो यहीं पे इंडिया की हम बात करें तो 150 रुपये पर किलोग्राम रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा डिफरेंस है, 3 से 4 गुने का डिफरेंस है प्राइस में। इंडिया में बहुत कम प्राइस है, और ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस बहुत कम रहेगा तो जेन्युइन रिसाइकलर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिनके पास इनफ नहीं है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो अच्छे रिसाइकलर्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं।
ऑब्वियस सी बात है। तो द प्रॉब्लम इज़ द ईपीआर फ्लोर प्राइस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यूके में कंपनीज पे 600 पर किलोग्राम, वहीं पे इंडिया जो है 150 रुपये से भी कम में करती है। तो ये नहीं हो पाएगा इस तरीके से। इन्फोर्समेंट भी बढ़ाने की आवश्यकता है। फेयर ईपीआर फ्लोर प्राइस के अलावा इन्फोर्समेंट मतलब कि डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू इनको ट्रैकिंग करना ज़रूरी है। पनिश करना चाहिए उन कंपनीज को जो चीट करती हैं, अवॉइड करती हैं रूल्स को, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इनफॉर्मल इनफॉर्मल स्मॉल रिसाइकलर्स जो है उनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ऑथर ने कहा है कि केवल एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, इट इज़ इकोनॉमिक इशू ऑल्सो, इट्स अ स्ट्रेटेजिक इशू ऑल्सो, ठीक है ना। एंड वी हैव अ चांस टू बिल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, तो देयरफॉर नथिंग इज वेस्टेड एंड एवरीथिंग इज रीयूज्ड, वो भी कंसेप्ट हमको लेकर के चलना है। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था, एडिटोरियल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक है, आई थिंक फिफ्थ टॉपिक है ये आज का, ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग, गवर्नमेंट डाउन प्लेस द माइलेज ड्रॉप एंड करोजन कंसर्न। अब देखो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी बीच में जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल को आप पेट्रोल के साथ आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करो। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब कि इथेनॉल मिक्स करो। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई थी, एक E10 फ्यूल आया था, E10 फ्यूल आया था, और एक आया था E20 फ्यूल आया था। E10 मतलब जहाँ पे 10% इथेनॉल और 90% ओरिजिनल पेट्रोल हो, और E20 मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% और 80% हो, ठीक है ना। बट दिक्कत है, रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जो भी ये इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उस कारण से दो समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या एक तो माइलेज ड्रॉप की आ रही है, मतलब कि जो एवरेज है माइलेज है वो ड्रॉप कर रहा है। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इंजन के करोजन की, न केवल इंजन के करोजन की बल्कि जो दूसरे एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना अपने इंजन से रिलेटेड है ना, जैसे कि रबर शाफ्ट लगा हुआ है, गैस्केट लगा हुआ है ना, तो ऑल दिस पार्ट्स गेट करोडेड वेरी इजीली बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो इसके अलावा फ्यूल टैंक हो गया, पाइप्स, इंजेक्टर्स, इंजन एग्जॉस्ट, ये सारे आपके करोड़ हो सकते हैं। तो ये दो सबसे बड़े इश्यूज हैं, ये आपको याद रखना है इथेनॉल ब्लेंडेड जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि भैया अगर आपका व्हीकल पुराना व्हीकल, स्पेशली जो पुराने व्हीकल्स है जहाँ पे जो इंजन और ये आपका फ्यूल चैम्बर इन सब मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड के लिए नहीं बनाया गया था, तो वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर से मिल करके उसको चेंज करा लेने की आवश्यकता है। एंड अगर आप नहीं चेंज कराते हो तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रेवल टू यू, है ना, क्योंकि अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हो और आपने व्हीकल को कस्टमाइज़ नहीं कराया है फॉर दैट पुराने व्हीकल को, तो इट कैन कॉज दीज टू इशूज। हालांकि गवर्नमेंट इसको डाउन प्ले करे, बोली ज़्यादा नहीं होता, माइलेज 1-2-4% घटता है, और दूसरा कोरोजन के लिए भी उन्होंने कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर आप ये रबर यूज़ कर लो फालतू की चीज़ें। तो दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। गवर्नमेंट तो कहेगी ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। वाई इंडियाज हीट एक्शन प्लान आरंट कूलिंग द सिटीज़, इंडिया का हीट एक्शन प्लान काम नहीं कर रहा है। याद रखेगा, छोटा सा एक फैक्ट बता दो कि हीट एक्शन प्लान जो है इंडिया 2013 में इंट्रोड्यूस करके लाया था। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। इंडिया का प्राइमरी जो पॉलिसी रिस्पॉन्स टू हॉटर टेम्परेचर, एंड जब पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड आउटडोर वर्कर्स के लिए दिक्कत होती है तो इंडिया अपना हीट एक्शन प्लान ला देता है। लेकिन हीट एक्शन प्लान्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट हैज सेड। गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी किया है कि हीट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, स्पेशली आजकल पिछले 2 सालों से जो हीट वेव्स हैं और ऑल दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कंक्रीट के जो जंगल हमने क्रिएट कर दिए हैं, कंक्रीट सिटीज़ जो हमने क्रिएट कर ली हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स जो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं। एंड इसके लिए हमको इन्वायरमेंटल बिल्डिंग कोड्स एंड ये सब चीज़ें फॉलो करने की आवश्यकता है। तो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अगली न्यूज़ है आज की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अलाइव, न्यू लिबरलिज्म इज डेड। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। इसमें दो चीज़ें हैं ऑथर ने जो कही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एपिसोड हुआ मतलब इस तरीके से, उससे हमको दो चीज़ें समझ में आई कि पहली चीज़ तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अलाइव। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि डोंट रिलाई फुल्ली ऑन एक्सटर्नल पावर्स, डोंट रिलाई फुल्ली ऑन द लिबरलिज्म, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि कुछ सेक्टर अपने लिए रखने चाहिए, सारे सेक्टर्स में आप ये मत करो, डिपेंडेंसी मत क्रिएट करो, जो कि इंडिया ने किया भी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो भी किया है। इनफैक्ट हमारी बहुत पहले से पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी चीज़ है नियो लिबरलिज्म। देखो नियो लिबरलिज्म किसे बोलते हैं? नियो लिबरलिज्म बोलते हैं कि जो 1980s में ये कंसेप्ट आया था, जिसमें कंसेप्ट ये आया था कि ट्रेड करो, फ्री मार्केट कर दो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करो, लेसेस वेयर का कंसेप्ट आया था, फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, लेस रेगुलेशन, ओपन मार्केट्स।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो, तो दिस वाज न्यू लिबरलिज्म। तो ऑथर ने कहा कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें तो वो सारी चीज़ें वो कर रहा है जो अपोजिट टू न्यू लिबरलिज्म है ना। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कर रहा है, गवर्नमेंट से ट्रेड भी इम्पैक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट से मतलब फ्री ट्रेड भी नहीं होने दे रहा है। तो की एलिमेंट्स जो थे न्यू लिबरलिज्म के वो सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो दैट इज व्हाट ऑथर सेज कि न्यू लिबरलिज्म इज डेड एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अलाइव है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टूरिस्ट बूम इन ग्रीस कैपिटल स्पार्क्स बैकलैश। यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो एक सिटी का नाम है जो इम्पोर्टेंट है, प्लाका, है ना। प्लाका इज़ अ सिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ एथेंस में आती है, बहुत पुरानी सिटी है। एंड ग्रीस अपने आप में आप सबको पता है इट इज़ नोन एज द नेबरहुड ऑफ गॉड्स। ग्रीस को नेबरहुड ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इट्स अ क्रैडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रैडल भी कहा जाता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्लाका जो है इट इज़ यूरोप्स ओल्डेस्ट नेबरहुड विच हैज़ बीन इनहैबिटेड कंटिन्यूसली सिंस एंटिक्विटी। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि ग्रीस बहुत परेशान भी था बीच में, तो ये टूरिज्म का बढ़ना उनके लिए अच्छा भी है। और कल के मैच के बारे में क्या कहने, जितना बोलूँ उतना कम, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।